Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं और ये हमारे चर्चा का विषय रहेगा आज. जैसे कि हम बात करेंगे साइक्लोन डाना की, किस जगह को इसने हिट किया है. अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. फिर बात करेंगे कदार ट्राइब की, ये कहाँ पे पाई जाती है और आजकल किस वजह से न्यूज़ में आई है. एशिया क्लीन एनर्जी समिट का वेन्यू चेकआउट करेंगे. फिर देखेंगे रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की बात करेंगे कुछ और फिर लास्ट में स्पाइस 2000 बॉम्ब देखेंगे. ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्रक्स रहने वाला है आज के सेशन का. आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. Which state government recently launched a cultural initiative called the Writers Village? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तराखंड. राइटर विलेज एक नया कल्चरल इनिशिएटिव है देहरादून उत्तराखंड में जो कि हुआ है. यहाँ पे ग्लोबल लिटरेसी को प्रमोट करने की कोशिश की गई. इसको इनॉग्रेट किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इन थानों कब 27 ऑफ अक्टूबर 2024 को. ये जो इनॉग्रेशन है कोइंसाइड करता है विद द इंटरनेशनल आर्ट लिटरेचर एंड कल्चरल फेस्टिवल जो कि 23 टू 27 ऑफ अक्टूबर को हुआ इस साल. यहाँ पे मोर देन 300 राइटर्स, आर्टिस्ट एंड ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 65 कंट्रीज इन दिस 5-day फेस्टिवल. और ये फेस्टिवल सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्ट वगैरह डिस्कस होता है और यहाँ पे हिंदी को प्रमोट किया जाता है, साथ ही उत्तराखंड के कल्चरल हेरिटेज को शोकेस किया जाता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राइटर्स विलेज नाम का एक नया कल्चरल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उत्तराखंड की सरकार ने. ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो कौन सी प्राइमरी लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. और कौन सा एक फेमस नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जो कि जाना जाता है फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन, इट इज़ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ठीक है, फिर कौन सा लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है इन द वर्ल्ड बाय अटेंडेंस, दिस इज द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल. तो ये 2006 में स्टार्ट हुआ था जयपुर सिटी में और ये फेस्टिवल असल में फ्री होता है और ओपन टू द पब्लिक होता है. इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ में तादाद में लोग आते हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा कौन सी एक कंट्री है जो कि होस्ट करती है एनुअल हे फेस्टिवल को, जो कि एक रिनाउंड लिटरेरी इवेंट है, तो याद रखिएगा ये है कंट्री यूके. ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक इंस्टॉल किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में. नौका बैच इज द ट्रेडिशनल बोट रेस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये ट्रेडिशनल बोट रेस है वेस्ट बंगाल की. सलीहुंदाम बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये साइट है आंध्र प्रदेश में. Which state recently organized the उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल? ये फेस्टिवल पिछले दिनों मनाया गया था मध्य प्रदेश में. जगर लोक संस्कृति उत्सव इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द फोक कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये एक फेस्टिवल है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है. रोजोमा ऑरेंज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल है नागालैंड का. झूमुर इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच इंडियन स्टेट? ये डांस है असम का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है Which country named cyclone Dana which recently hit the eastern coast of India? हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? सबसे पहली बात यह कि साइक्लोन डाना ने किस जगह को हिट किया है, इसने इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट हिट किया. और कोई भी अगर साइक्लोन आता है तो फिर आपको ये याद रखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर नाम को किस कंट्री ने दिया है. ठीक है, तो बहुत सारी जगह इंडिया पे हिट हुई हैं बिकॉज ऑफ साइक्लोन डाना और इसकी वजह से हैवी रेन्स और विंड्स देखे गए और यहाँ पे विंड की स्पीड थी 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर. इसकी वजह से बहुत सारा डैमेज हुआ है टू द इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रॉप्स को उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट में खास तौर पे. और ये जो नाम है डाना ये अरबिक का एक वर्ड है. ठीक है, और ये सजेस्ट किया है कतर ने. ठीक है, अरबिक कल्चर में डाना को आप किसी भी वैल्यूएबल और परफेक्टली साइज्ड पर्ल को भी कहते हैं जिससे कि ब्यूटी को यहाँ पे सिंबलाइज किया जाता है. ठीक है, तो साइक्लोन डायना ने इंडिया को हिट किया है और किस कंट्री ने ये नाम रखा? आंसर है सी ऑप्शन, कतर. ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज
Which city of Nepal recently recognized as a healthy city by the World Health Organization? WHO ने recognize किया है धुलिखेल city of Nepal को as a healthy city. Recently, which country has banned the entry of visitors with Israeli passport? ये country है Maldives. फिर next है Okavango Delta, recently seen in the news because of drought conditions, is located in which country? ये delta news में था because of drought conditions और ये located है बोत्सवाना में. Recently, Rachel Reeves has become the first woman finance minister of which country? हाल ही में ये बन गई हैं first woman finance minister UK के लिए. Recently, Sir Keir Starmer has been appointed as the new prime minister of which country? ये बने हैं नए prime minister UK के लिए. Again, recently, which two countries are planning to establish a joint crediting mechanism for carbon trading and credit adjustment through a memorandum of cooperation? ये दोनों countries थी इंडिया और जापान. ठीक है. Recently, which two countries have jointly launched an ambitious technology security initiative? ये initiative किन दो countries का है? तो आंसर है इंडिया एंड यूके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है Where was the Under 23 Wrestling World Championship 2024 held? Under 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, तिराना इन अल्बानिया. ठीक है. यहाँ पे असल में इंडिया ने एक सिल्वर मेडल जीता है, साथ ही 2 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं एट दिस चैंपियनशिप, तो कि अल्बानिया कंट्री में हुई है. और यहाँ पे अंजलि ने सिक्योर किया है सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 59 kgs कैटेगरी. इसी के साथ ये सेकंड पोजीशन पे थी. फर्स्ट पोजीशन पे कौन थी? ये यूक्रेन की प्लेयर है, इनका नाम है सुलिमिया वेनिक. ठीक है. तो मोनिका ने यहाँ पे ब्रोंज जीता है वुमेन 68 kgs कैटेगरी में. इसी के साथ इन्होंने हराया था चाइना की एक प्लेयर को. और विश्वजीत रामचंद्र ने भी ब्रोंज क्लिंच किया है इन द मेंस 55 kgs ग्रेको रोमन कैटेगरी. इन्होंने हराया था अडम उल्बाशेव को. ठीक है. तो सिंपली हमें याद रखना है कि अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है तिराना अल्बानिया कंट्री में. और अगर आपसे पूछा जाए कि ये चैंपियनशिप जो थी इसमें इंडिया ने ओवरऑल कितने मेडल जीते, तो 3 मेडल जीते हैं. इसमें से 1 सिल्वर था और 2 ब्रोंज मेडल था. ठीक है. किसी भी चैंपियनशिप के लिए आपको वेन्यू जरूर याद रखना पड़ेगा, प्लस कितने मेडल हमने जीते हैं उसमें. और अगर इंडिया फर्स्ट पे है तो वो भी चीज़ याद रखिएगा. सेकेंड पे मतलब इंडिया की जो पोजीशन जो रैंक रहेगी वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है कि आपसे जो मेडल्स का सेग्रीगेशन है वो भी पूछ लिया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो 3 मेडल हमने जीते हैं इसमें से 1 सिल्वर था, 2 ब्रोंज मेडल था. इसमें हमने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है. ठीक है. अगली स्लाइड में आइए हम स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट वन हियर इज स्वप्निल कुसाले रिसेंटली वन अ ब्रोंज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स 2024. पेरिस ओलंपिक्स 2024 में स्वप्निल कुसाले ने हाल ही में ब्रोंज मेडल जीता है इन द शूटिंग इवेंट. बजरंग पुनिया हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? बजरंग पुनिया एक रेसलर हैं. Recently, who has been elected as the new chairman of the ICC International Cricket Council? ICC के नए चेयरमैन बने हैं जय शाह. Recently, which country won the Kawa Women's Volleyball Nations League 2024? तो ये जीता है इंडिया ने. Which state recently clinched the 14th edition of Hockey India Junior Men's National Championship 2024? ये जीता है पंजाब ने. Which Indian para-athlete created a world record of 55.06 seconds in the women's 400 meters T20 category at the ongoing Para-Athletics World Championship 2024 in Kobe, Japan? सबसे पहली बात ये कि जो Para-Athletics World Championship था इस साल, ये कहाँ पे हुआ? जापान कंट्री में. और इंडिया की तरफ से दीप्ति जीवांजी ने यहाँ पे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था वुमेन्स 400 मीटर T20 कैटेगरी में. डी ब्रेस एका हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये हॉकी प्लेयर हैं और उन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल फिलहाल अनाउंस किया है. क्वेश्चन नंबर 4 है द कदार ट्राइब प्राइमरीली रिसाइड्स इन विच इंडियन स्टेट्स? कादर जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में निवास करती है? तो जो कादर ट्राइब है ये ज्यादातर केरला में आपको मिलेंगे और फिलहाल ये बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं टू रिस्टोर द डिग्रेडेड नेचुरल फॉरेस्ट. ठीक है. इसी वजह से न्यूज में आए हैं. और ऐसे नेचुरल फॉरेस्ट जो कि अफेक्टेड हैं बाय द इन्वेसिव स्पेशीज. तो कदार्स बेसिकली इंडिजिनस पीपल हैं जो कि ज्यादातर आपको केरला और तमिलनाडु के स्टेट में मिलेंगे. यहाँ के फॉरेस्ट में रहते हैं ये. और याद रखिएगा ये पीवीटीजी की कैटेगरी में है, यानी कि इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बाय द इंडियन गवर्नमेंट. और इनका ये जो नाम है कादर, ये आता है काडू वर्ड से, जिसका मतलब है फॉरेस्ट इन तमिल एंड मलयालम. ठीक है. तो ये इनका
बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दर्शाता है विद द नेचर। ये कादर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है और ये इन्फ्लुएंस्ड होती है काफी ज्यादा तमिल और मलयालम से। ठीक है, तो कादर ट्राइब कहाँ पे प्राइमरली रहती है? आंसर है सी ऑप्शन, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, आपसे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि कौन से इंडियन स्टेट्स में ये प्राइमरली रहते हैं, तो केरला और तमिलनाडु में। फिर कौन सी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी है जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने असाइन किया है टू द कादर ट्राइब? दिस इज द पीवीटीजी। ये पीवीटीजी में आते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। कौन सी लैंग्वेज फैमिली का ये इस्तेमाल करते हैं? तो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। विच नेशनल पार्क इन असम रिसेंटली डिस्कवर्ड द सलाजार पिट वाइपर? कौन सा असम का एक नेशनल पार्क है जिसने कि सलाजार पिट वाइपर को डिस्कवर किया है? दिस इज द काजीरंगा नेशनल पार्क। आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ असम। Which type of ecosystem is associated with the recent discovery of fascinating animals like transparent sea cucumbers and pink sea pigs? ये आपको मिलेंगे एबिसल प्लेन्स में। Which city has secured the first position in the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी सिटी थी? इट इज द सूरत। Ashtamudi Lake recently seen in the news due to microplastic pollution is located in which Indian state? ये लेक है केरला स्टेट में और ये न्यूज में थी बिकॉज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन। What is Lantana camera belongs to which one of the following species? लैंटेना किस चीज को बिलोंग करती है? ये बेसिकली एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है। Zilat Wildlife Sanctuary, which was seen in the news due to oil exploration, is located in which Indian state? ये wildlife sanctuary है मणिपुर में। Which organization recently released a satellite data-based analysis on the expansion of glacial lakes in the catchments of Indian Himalayan River Basin? ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है Where was the Asia Clean Energy Summit 2024 held? एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सिंगापुर। ये 11th एडिशन था एशिया क्लीन एनर्जी समिट का, जो कि सिंगापुर में हुआ है फ्रॉम 22 टू 24 ऑफ अक्टूबर 2024 एज अ पार्ट ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक। ठीक है, इसको को ऑर्गेनाइज किया है नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एंड सिंगापुर के सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने। ये सपोर्टेड है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको सपोर्ट किया, सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड भी इसको सपोर्ट करता है, इसके अलावा एनर्जी मार्केट अथॉरिटी और एंटरप्राइज सिंगापुर। ठीक है, तो ये जो समिट है इसका पर्पज है ग्लोबल लीडर्स को यूनाइट करना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, साथ ही नेट जीरो गोल्स को एक्सेलरेट करना और इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को इंकरेज करना। तो इस समिट में फोकस क्या है? पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवाना फॉर एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे एशिया पैसिफिक में। ठीक है, तो वेन्यू बस याद रखना है यहाँ पे कि एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ पे हुई? आंसर है सी ऑप्शन, सिंगापुर में। ठीक है, एडीबी के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। अगली स्लाइड में चलिए हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनॉग्रेटेड द 2024 हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम? ये इनॉग्रेट किया है एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। वेयर वॉज द ड्रॉट रेजिलियंस +10 कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Which country will host the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation on 11th and 12th of September? ये होस्ट किया है इंडिया ने। Recently, where was the third United Nations Conference on Afghanistan held? ये तीसरी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी ऑन अफगानिस्तान जो कि दोहा कतर में हुई है। Where was the अमरावती ड्रोन समिट 2024 held? ये समिट हुई है आंध्र प्रदेश में। Recently, where was the 19th session of United Nations Forum on Forest held? ये सेशन हुआ है न्यूयॉर्क में। Recently, where was the 33rd edition of Arab League Summit held? ये समिट हुई है मनामा, बहरीन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है रानी रामपाल who recently announced her retirement is associated with which sport? रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, ये किस खेल से जुड़ी हैं? रानी रामपाल एक हॉकी प्लेयर थी, इंडिया की हॉकी आइकन है आप कह सकते हैं, और 14 साल के कैरियर के बाद फाइनली इन्होंने रिटायर होने का डिसीजन ले लिया है और इन्होंने 14 साल की उम्र में अपना कैरियर शुरू किया था एज द यंगेस्ट टीम मेंबर। ठीक है, ये क्वीन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी के नाम से भी जानी जाती हैं और इनका जर्सी नंबर था 28 और वो रिटायर किया गया इन हर ऑनर।
तो इन्होंने इंडिया को लीड किया है टू अ हिस्टोरिक 4th प्लेस फिनिश एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। इसी के अलावा इन्होंने एशिया कप भी जीता था 2017 में, और इसके अलावा रानी रामपाल ने सिल्वर मेडल जीता 2018 के एशियन गेम्स में भी। बहुत सारे इनको डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए, जैसे अर्जुना अवार्ड इनको मिला था 2016 में, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इनको मिला था 2019 में, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्होंने जीता, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2020 में, और इन्होंने मोर देन 250 इंटरनेशनल कैप्स अचीव की हैं और 200 से भी ज्यादा गोल्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो रानी रामपाल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया की तरफ से, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, और ये किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? आंसर है हॉकी प्लेयर। ठीक है, ये हॉकी प्लेयर थी। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देख लेते हैं जो न्यूज में आए। Which institute has been honored with the Nelson Mandela Award 2024 by the World Health Organization? नेल्सन मैंडेला अवार्ड 2024 से ऑनर किया गया है निमहंस को। कौन देता है ये अवार्ड? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निमहंस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चीफ हाइड्रोग्राफर बने हैं लोचन सिंह पठानिया। Recently, who was awarded the prestigious देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2023? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया निशांत को। Recently, which institute has won joint second prize in the Trinity Challenges second competition for addressing the antimicrobial resistance? ये इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली बेसिकली। ये इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली। Recently, IEEE Kerala section has given the KPP Nambiar Award to whom? ये अवार्ड दिया गया हमारे इसरो के चीफ एस सोमनाथ को। Which organization recently awarded Captain Abhilash Rawat and his crew of oil tanker Marlin Luanda for exceptional bravery in Red Sea mission? Answer है IMO, International Maritime Organization. DS Majithia, who recently passed away, was associated with which armed force? ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है Which country is the host of International E-Sports Championship in 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश रहेगा? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया अपना पहला इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है मार्च 2025 में। इसको ऑर्गेनाइज किया है SOGF यानी कि स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन ने, किसके साथ मिलके? IESF यानी कि इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इस इवेंट का पर्पस क्या है? पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करना फ्रॉम मोर देन 150 कंट्रीज। ई स्पोर्ट्स बहुत तेजी से ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल करता जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था ई स्पोर्ट इवेंट का एनुअल सीरीज। ओके, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इंक्लूड किया इसको 2023 के हैंगजू एशियन गेम्स में। होस्ट सिटी इस इवेंट के लिए कैसे हम डिसाइड करते हैं? ये डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप के ऊपर। ठीक है, तो IESF लॉन्च कर रही है एक क्लब बेस्ड टूर्नामेंट इंडिया के अंदर, जिसमें कि ये टियर 1 और टियर 2 क्लब्स को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे फोकस होगा कम्युनिटी इंगेजमेंट ओवर प्रॉफिट को एम्फेसाइज करना। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो होस्ट रहेगी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए 2025 में? दिस इज द कंट्री इंडिया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम फिर से स्पोर्ट रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को चेकआउट करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली हु वन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 विथ 17.5 पॉइंट्स? नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता है इस साल मैग्नस कार्लसन ने, कितने पॉइंट के साथ? 17.5 पॉइंट के साथ। हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार यादव। रिसेंटली हु अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स? ये अचीव किया है बलराज पंवार ने। Recently, who won the gold medal in the men's 5000 meters race at the World Athletics Continental Tour? ये जीता है गुलवीर सिंह ने। नहीद दिवेचा, who recently won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship, belongs to which Indian state? हाल ही में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिया है इन द इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप और ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री वन द 2024 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप? ये वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इस साल। विच कंट्री वन द मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024? ये इस साल जीता है इंडिया ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है What is the name of the first artificial intelligence language model optimized specifically for Indian languages? भारतीय भाषाओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पहले AI भाषा मॉडल का नाम क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है ए ऑप्शन सर्वम 1। ठीक है, तो सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंडियन स्टार्टअप है जिन्होंने सर्वम 1 को लॉन्च किया है
और ये इसी के साथ पहला हमारा LLM होने वाला है जिसको कि टेलर किया गया फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, तो सर्वम 1 एक ओपन सोर्स नेटवर्क है और ये सपोर्ट करेगा टोटल 10 लैंग्वेजेस को। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं इनको चेकआउट कर लीजिए। फर्स्ट है बंगाली, फिर गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड इंग्लिश। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो ये सपोर्ट करेगा। इसको कैटेगराइज किया गया एज अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, जहाँ पे इनके अंडर में 10 बिलियन पैरामीटर्स मौजूद होंगे। ये डिलीवर करेगा 4 to 6 टाइम फास्टर इन्फरेंस स्पीड, जो कि सूटेबल है फॉर प्रोडक्शन एंड एज डिवाइसेस विद लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, तो सर्वम 1 इज द नेम ऑफ फर्स्ट AI लैंग्वेज मॉडल जिसको कि स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका रीजन क्या होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आप कह सकते हैं। व्हाट इज कैलिस्टो रिसेंटली सीन इन द न्यूज? कैलिस्टो एक तरह का मून है जुपिटर पे मौजूद। कैडेट डिफेंस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड, इंडियाज फर्स्ट केमिकाजे ड्रोन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला केमिकाजे ड्रोन इन कोलैबोरेशन विद DRDO। व्हाट इज गोल्डीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? गोल्डीन क्या है? ये फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग 2D मेटल है। फिर नेक्स्ट है चांदीपुर अक्यूट वायरल इंसेफ्लिटिस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय विच स्पेशीज? ये ट्रांसमिट होता है बाय सैंडफ्लाइज, यानी कि मक्खी के थ्रू ये एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड अ न्यू कॉम्पोजिट मेम्ब्रेन जिसका नाम है मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन? इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। Which institute recently discovered that water droplets can break natural minerals into the nanoparticles? ये डेवलप किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंट्री डेवलप्ड अ गाइडेड बॉम्ब जिसका नाम है स्पाइस 2000? किस देश ने स्पाइस 2000 नामक निर्देशित बम विकसित किया है? ये बॉम्ब है इजराइल कंट्री का। इन्होंने डिप्लॉय किया है एक स्पाइस 2000 बॉम्ब ताकि ये एक बिल्डिंग को टारगेट कर सकें बेयरत में। स्पाइस 2000 एक तरह की गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब है आप कह सकते हैं, जिसको कि इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। ठीक है, इसमें एडवांस्ड GPS का यूज होता है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए। इस बॉम्ब का जो गाइडेंस सिस्टम है वो एक्यूरेसी को इंश्योर करता है इन हिटिंग द डेजिग्नेटेड लोकेशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइस 2000 बॉम्ब किस कंट्री का है? आंसर है इजराइल का। न्यूज में आजकल क्यों है? क्योंकि उन्होंने बेयरत में इसको यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग? सबसे पहले कौन सी इजरायली कंपनी है जिन्होंने इस बॉम्ब को डेवलप किया? इट इज द राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। फिर कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है फॉर प्रेसिशन टारगेटिंग? इट इज द GPS एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स। ठीक है, किस तरह का बॉम्ब ये कहलाता है? सो इट इज द गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज What is the main objective of the Defense Acquisition Council recently seen in the news? DAC का main objective क्या है? इसका main objective है to ensure the expeditious procurement of the approved requirements of the armed forces. Tejas Light Combat Aircraft is developed by which organization? तेजस को develop किया है DRDO ने। Which aerospace company recently has signed an agreement with UAE's Edge Group to collaborate on drones, missiles and cyber technologies? ये कंपनी है अदानी डिफेंस। Recently, which organization has successfully completed 6 consecutive development trials of HEAT अभ्यास, यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास? इसका नाम है DRDO। Recently, where was the first steel cutting ceremony of the fleet support ships for the Indian Navy held? ये हुआ था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। Which country developed the Dongfeng 26 missile? ये मिसाइल है चाइना कंट्री की। INS Sumitra is what kind of vessel? INS Sumitra एक तरह की पेट्रोल वेसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है Where was the 8th edition of उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल held recently? हाल ही में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो 8th एडिशन उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का कंडक्ट किया गया है बेनॉक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। ये मसूरी के पास है। कब से कब तक? 18 से 20 अक्टूबर तक। ठीक है, यहाँ पे 95 बर्ड स्पेशीज और 22 बटरफ्लाई स्पेशीज को फीचर किया गया और बहुत सारी इसमें बर्ड्स इंक्लूडेड थी, जैसे कि येलो रम्ड हनी गाइड हो गई, लॉन्ग टेल्ड ब्रॉडबिल हो गई, इसके अलावा ग्रीन विंग्ड टील वगैरह। ओके,
बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1993 में और ये लोकेटेड है 11 किलोमीटर दूर फ्रॉम मसूरी इन उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन। ये पार्ट है राजाजी नेशनल पार्क का और ये सिचुएटेड है ऑन पाइन क्लैड स्लोप्स और ये सराउंडेड है बाय स्नो क्रैप्ड हिमालयन पीक्स। ओके, तो जो 8th एडिशन है उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का ये हाल ही में हुआ है बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम नेशनल करंट अफेयर्स कुछ देखते हैं। फर्स्ट इज रिसेंटली वेयर वॉज द एमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम इनॉग्रेटेड। ये इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु सिटी में। रिसेंटली विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स बैन ऑन हुक्का एंड वाटर पाइप स्मोकिंग। ये हाई कोर्ट है कर्नाटका का जिन्होंने अपहेल्ड किया था स्टेट गवर्नमेंट के बैन को, क्योंकि इसके पहले स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगाया था हुक्का और वाटर पाइप स्मोकिंग के ऊपर। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिशन 414 कैंपेन इज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। इसको लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। सुगम्य भारत एप्लीकेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है अमृत महोत्सव पार्क को नागपुर सिटी ऑफ महाराष्ट्र में। What is the main objective of Disaster Management Amendment Bill 2024 recently seen in the news? इसके लिए तो ऑब्जेक्टिव है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर डेटाबेस को क्रिएट करना, साथ ही एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कवर कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट। और जो लोग भी यहाँ पे पहली बार आए हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये रिवीजन हम लोग किस तरह करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो मैं फिर से उनको बता दूं कि ये सारा जो हम लोग स्लाइड्स में क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ओरिएंटेड है और ये सारे क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वन टाइम रिवीजन के पर्पज से हम कर रहे हैं, इसीलिए इनको वन लाइनर फॉर्मेट में हम करते हैं। कोई भी डिटेल डिस्कशन क्यों नहीं करते, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं और अगर फिर से करने बैठेंगे हर क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और आप मेरे साथ साथ आंसर दे पाएं इनका, तो फिर हमारे साथ आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। आप 15 दिन से 20 दिन तक हमारे साथ कंसिस्टेंट रहिए और फिर आप देखेंगे कि जो आपकी नॉलेज है करंट अफेयर्स की वो इम्प्रूव होगी और इसका रिजल्ट आपको अपने मॉक्स में दिखाई देगा या फिर आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं इन फ्यूचर उसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं और आपका जो स्कोर है करंट अफेयर्स का वो बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प हो सके डिसीजन लेने में कि क्या उन्हें इस चैनल पर रहना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ और आज का जो आपका होमवर्क है वो रिलेटेड रहेगा इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी बार इन सारे क्वेश्चंस को देखा है, तो आई एम श्योर कि आपको इनका आंसर आता होगा। जितने भी आपको इसमें से आते हैं 7 क्वेश्चन में से, आप उनका जवाब ज़रूर मैंशन करिएगा कॉमेंट्स में। जो पहली बार यहाँ पे आए हैं प्लीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, 1 2 3 जितने भी आप कर पाएँ प्लीज़ उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन में विद बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो कल आपकी दिवाली रहेगी और हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। तो कल के बाद फिर 1st को मिलते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।